Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Davos IS. I hope everyone is doing well. So, today is 11th December 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की COP's document calls for progress in adapting the climate change by 2030. अब आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28th ऑफ एडिशन क्या चल रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू है. कहाँ पर? UAE में इसकी यहाँ पर समिट हो रही है. नाउ इसमें ये कहा जा रहा है कि 2030 तक हमें क्लाइमेट चेंज में क्या क्या एडेप्टेशन करने चाहिए, कंट्रीज़ को यहाँ पे क्या क्या मेथड्स लानी चाहिए, कैसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम प्रोग्रेस कर सकें और जो क्लाइमेट चेंज है इसको हम रोक सकें, है ना. क्लाइमेट चेंज में जैसे कि हमारा जो ग्लोबल अर्थ का टेम्परेचर है इट इज़ ऑलरेडी रिजन बाय 1.1 डिग्री सेल्सियस. तो हम इस चीज़ को कैसे यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कैसे कम करें, ये क्लाइमेट्स के जो इफेक्ट हैं उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है. तो अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से और इन डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कह के बुलाएंगे इसके बारे में अभी हमें पता चलेगा. सो नेक्स्ट वीक तक ये जो आपकी समिट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद आपके पास पूरी एक डिटेल में लिस्ट आ जाएगी कि कंट्रीज़ ने यहाँ पे क्या क्या कमिटमेंट्स किए हैं, स्टेट्स को यहाँ पर क्या क्या कमिटमेंट करने हैं, फर्दर हमारा यहाँ पर क्या रोल है, हम क्या क्या कर रहे हैं. सो बाय 2025 ऑल कंट्रीज मस्ट हैव अ प्लेस अ डिटेल्ड प्लान टू अडॉप्ट अ करंट एंड फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन देयर टेरिटरी. अब 2025 तक इतना तो हमें सबको पता ही चल जाएगा कि हमारे पास एक डिटेल प्लान आ जाएगा कि क्लाइमेट चेंज का फ्यूचर में कंट्री के ऊपर, कंट्री की कोई भी कंट्री XYZ कंट्री, उनकी टेरिटरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए. सो 2030 तक हमारे जो सारे प्लान्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएगा. सो अ फाइनल वर्जन इज एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट व्हेन द यूनाइटेड नेशंस COP28 क्लाइमेट समिट कंक्लूड इन दुबई ऑन ट्यूसडे. सो ऑन ट्यूसडे आपकी जो COP28 है क्लाइमेट समिट वो यहाँ पर कंक्लूड होगी और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मिटिगेशन प्रोसेस है गेटिंग कंट्रीज टू कमिट द टाइम बाउंड प्लान्स टू रिड्यूस देयर ओन ग्रीन हाउस एमिशन. यहाँ पर हम कुछ मिटिगेशन पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसे कम कर सके. ग्लोबल स्टॉकहोम प्रोसेस यहाँ पर आपका चल रहा है, उसमें प्रोसेस हो रही. साथ साथ यहाँ पे एक एडेप्टेशन की बात की गई है. नाउ व्हाट इज एडेप्टेशन, ये आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है. सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन. सो एडेप्टेशन refers the adjustment in ecological, social and economic system that countries must make in response to these and other anticipated climate effects. तो एडेप्टेशन क्या होता है, इकोलॉजिकली, सोशल एंड इकोनॉमिक एडजस्टमेंट होना. कंट्रीज का मतलब एडजस्टमेंट करना एक तरीके से कि जैसे क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है तो उससे हम कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ इसमें कंट्रीज के द्वारा कुछ स्पेसिफिक एक्शंस भी लिए जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज के कारण जो फ्लड जैसे सिचुएशन है वो कितनी फ्रिक्वेंट हो चुकी हैं आप सभी को यहाँ पर पता है. सो कंट्रीज यहाँ पर स्पेसिफिक और जो फ्लड डिफेंस है उसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं. सेटिंग ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं. स्विचिंग टू ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, हम जो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स हैं उसमें यहाँ पर स्विच कर सकते हैं. तो रिडिजाइनिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द UN क्लाइमेट डिवीजन. तो यहाँ पर हम क्या करने चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसीज है उसको चेंज करना होगा, रीडिजाइन करना होगा अकॉर्डिंग टू द UN क्लाइमेट डिवीजन, जो हमारा UN क्लाइमेट डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट मूव करने से पहले डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चन. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ. नाउ वी आर talking about black cotton soil of India. Okay, now in India black cotton soil कैसे फॉर्म होता है, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ ब्राउन फॉल सॉइल, फिशर वॉल्केनिक रॉक्स,
ग्रेनाइट एंड शिस्ट, शेल एंड लाइमस्टोन। तो इसमें से आपको ये बताना है कि किसकी वेदरिंग होती है, एंड ड्यू टू दैट हमारा जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो यहाँ पर फॉर्म होता है। सो आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट करके बताएंगे इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। Excess of which of the above is the environment is are causes of acid rain? इसमें से किस गैस की जो एक्सेस अगर हो जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अगर इसमें किसी की भी एक्सेस हो जाती है तो वो क्या करता है, एसिड रेन करता है। तो कौन कौन सी गैसेस यहाँ पे एसिड रेन में मेनली कंट्रीब्यूट करती हैं ये आप लोगों को बताना है। 1 2 3 2 4 4 ओनली 1 3 एंड 4। सो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस के आंसर करना है। वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल। सो कैलिब्रेटिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ। अब इस आर्टिकल में मेनली डिस्कस किया गया, जैसे कि हम आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या ये प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो हमारी अभी करंट ग्रोथ है उसको हम देखते हुए, करंटली ग्रोथ को हम देखते हुए ये प्रोजेक्ट किया है कि जो इंडिया की जो जीडीपी होगी वो कितनी होगी, ग्रोथ रेट कितना होगा, 7% होगा। वाइल आईएमएफ की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, सो दे हैव प्रोजेक्टेड 6.3%. Okay, so with a growth of 7.8% and 7.6% in the first two quarters of 2023 एंड 24, हमारा अगर हम फर्स्ट क्वार्टर देखते हैं 2023 का एंड 24 का, तो उसमें हमारी जो ग्रोथ रेट थी, जीडीपी ग्रोथ रेट थी, कितनी थी, 7.8% एंड 7.6%. सो इसको देखते हुए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट किया गया है कि हमारी जो करेंटली जो ग्रोथ रेट होगी वो कितनी होगी, 7% इन दिस फिजिकल ईयर आपकी होगी। ओके, आईएमएफ ने जो प्रोजेक्ट किया है वो हमारी एनुअल ग्रोथ को देखते हुए, इन द टर्म्स ऑफ एनुअल ग्रोथ को देखते हुए कहा है कि अप टू 28 एंड 29 2028 2029 यहाँ पर जो हमारी एनुअल ग्रोथ रेट होगी वो कितनी होगी, 6.3% अप टू यहाँ पर होगी। ओके, फिर देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि ठीक है, बट हमें इंडिया की जो फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो किससे कैलिब्रेट करनी चाहिए, चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन के साथ। फॉर एग्जांपल आप ऐसा कह सकते हैं कि आप सभी को पता है कि अभी जो भी जियोपॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल हमास वॉर चल रहा है, जिसके कारण जो क्लाइमेट सेक्शन है आपको देखने को मिल रहे होंगे कि किस तरीके से रशिया के ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो ये सैंक्शंस वाला जो एक तरीके से आपका इशू है वो कंटिन्यू करेगा यहाँ पर। इसके कारण जब सैंक्शंस लगते हैं तो क्या होता है, जो सप्लाई चेन होती है वो ब्रेक होती है, डिस्ट्रप्शन आता है आपका इंटरनेशनल सेटलमेंट में, और जो भी यहाँ पे सप्लाई चेन होती है उसमें यहाँ पर डिस्ट्रप्शन आता है और ब्रेक्स होते हैं। सो उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारी जो ग्लोबल कंडीशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो इंडिया की जो फ्यूचर ग्रोथ होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो किसके साथ यहाँ पे कैलिब्रेट करनी चाहिए, कैलिब्रेट विद द चेंजिंग ग्लोबल कंडीशन। नाउ इसमें ये कहा जा रहा है कि ड्यू टू दैट डिस्ट्रप्शन यहाँ पर जो एक स्विफ्ट का एक्सेस है वो यहाँ पर खत्म होता जा रहा है। वर्ल्ड की अगर हम रियल जीडीपी ग्रोथ की बारे में बात करते हैं तो वो अभी कैसी हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ग्लोबल एक्सपोर्ट जो डिमांड है हमारी, ग्लोबल एक्सपोर्ट यहाँ पर आपका डिक्लाइन हो रहा है, कमी आ रही है उसमें, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें हमें कमी दिखाई दे रही है। ओके, फिर मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वांट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड पेट्रोलियम ड्यू टू सप्लाई अनसर्टेनिटीज एंड प्राइस वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया भी अब क्या करना चाहते हैं, जो पेट्रोलियम की तरह हम पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर से अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। वाई? बिकॉज द सप्लाई अनसर्टेनिटीज, कि अगर हम किसी एक कंट्री के ऊपर या दो कंट्री के ऊपर यहाँ पर डिपेंड रहते हैं कि यहाँ से पेट्रोलियम का क्या होगा, हम इंपोर्ट करेंगे, बट अगर रशिया यूक्रेन वॉर की तरह, इजराइल हमास वॉर की तरह इस तरीके से कन्फ्लिक्ट और ज्यादा इमर्ज होकर सामने आते हैं तो इससे एक अनसर्टेनिटी मिलती है किसमें, सप्लाई में, और प्राइस भी क्या होता है आपका बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है। सो ड्यू टू दैट थिंग हम यहाँ पर जो हमारी डिपेंडेंस है पेट्रोलियम के ऊपर उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे एक्सपोर्ट्स है, जो एक हमें शार्प एक्सेलरेशन देखने को मिलता है जीडीपी में, इन द केस ऑफ इंडिया, हम इंडिया के केस में बात कर रहे हैं। सो
2003 एंड 4 टू 2008 एंड 9, यहाँ पर हमारी जो जीडीपी है उसमें हमें एक शार्प एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 25% तक एक टाइम पर हमारी पीक पर थी, फिर धीरे धीरे ये डिक्लाइन हुई 22.8%, यहाँ पे थोड़ा सा हमें फॉल देखने को मिलता है। फिर इन 1920 इट वॉज 18.7%। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट रेट इन मीडियम टर्म। सो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तो ठीक है हो ही रहा है, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक ग्रोथ है, ड्राइवर्स है, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं अभी कमी दिखाई दे रही है। ऑल्दो हमारा जो यहाँ पे सस्टेन रेट है वो 7% यहाँ पे रियल ग्रोथ हमारी जाएगी, लेकिन आफ्टर कोविड जो है लोग ज़्यादा सेविंग्स यहाँ पर करने लगे, तो डोमेस्टिक सेविंग्स विल बी क्रिटिकल। यहाँ पर जो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स है वो थोड़ी क्रिटिकल रहेगी। वी एस्टिमेट द नॉमिनल सेविंग रेट इन 2023 एंड 22 एंड 23 इज अबाउट 29%। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसर्न बनते जा रहा है कि लोग जो है वो एक्सपेंड अभी कम कर रहे हैं। सो इन फ्यूचर ये जो अभी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आपका कोविड जैसा सिचुएशन अगर फिर से आ जाती है तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम हो सकता है। सो हाउएवर इफ दीज ट्रेंड परसिस्ट इट विल पोज अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल सिंस इट इज द surplus household sector financial saving that become available to the government and the corporate sector to draw resources from to meet their investment demand in excess of their own savings। so यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम हाउस होल्ड सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल जो सेविंग्स है वो इंक्रीज हो रही हैं, सरप्लस में जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, जहाँ पर पहले ये ड्रॉ करते थे रिसोर्सेज फ्रॉम दीज जो भी स्पेंड किया जाता था, तो उन्हें जो रिसोर्सेस है उनका एक्सेस कम हो जाएगा। एक्सेस कम होगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन जो वो यहाँ पर सेविंग्स कर रहे हैं उनकी सेविंग्स से उन्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो सेविंग्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेविंग्स होंगी उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल में यहाँ पर आपका कन्वर्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, कैपिटल इन्फ्लो आपका होगा डिडक्ट इन द चेंज इन स्टॉक वैल्यूएबल्स एंड डिस्पेंसरीज में यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिडक्टिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं जो डिफ्लेक्टर ऑफ कैपिटल गुड्स लोअर देन दैट ऑफ ऑल गुड्स। अब इसमें लास्ट में एक आपके पास पॉइंट आ जाता है कि अगर हम बात करते हैं कि दिस नीड टू बी इंक्रीज बाय 2% पॉइंट टू प्रोवाइड इन्वेस्टेबल रिसोर्सेस अमाउंटिंग टू 35%, द जीडीपी इनेबलिंग अ ग्रोथ ऑफ 7% एट अ इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो यहाँ पर जो हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा उसमें ये कहा जा रहा है जो ग्रोथ रेट है वो कितनी होगी, हमारी 7% तक इनेबल हो सकती है। उसके साथ इसमें थर्ड पॉइंट ये कहा जा रहा है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी है उसे इन्हेंस करना होगा। तो अगर हम हमारी पॉपुलेशन को देखते हैं तो 2030 तक ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी वो कितनी परसेंट होगी, 68.9%। आई मीन 68.9% ऑफ द पॉपुलेशन बाय 2030 इन इंडिया विल बी अब वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है, एक एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन हमारे पास यहाँ पर आपको मिलेगा। आपके पास यहाँ पे लेबर्स मिलेंगे जिनकी प्रेजेंस जो है किसमें हम ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो इंडिया वुड फाइंड इटसेल्फ अ यूनिक पोजीशन इन द नेक्स्ट 3 डिकेड्स विद अ लार्ज पोटेंशियली एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर लार्ज नंबर में आपको एक एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन मिलेगी जो कि जॉब को क्या करेगी, ढूंढेगी, उसकी तलाश करेगी। सो यहाँ पर प्रोग्रेसली मोर लेबर सेविंग इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलेगी। सो ये कहा जा रहा है कि ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पर रिसोर्सेज को एलोकेट करना होगा, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, इन्हें स्किल्स प्रोवाइड करनी होगी, सो दैट ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो इंडिया के जीडीपी में एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके। सो इसमें एट द एंड यही कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है उसे इन्हेंस करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने अभी सही टाइम पर यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं लिया, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्योंकि लेबर एक तरीके से किसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आपके साथ, न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ कर रहे हैं। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर आ गया है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो ये ओवरऑल इम्पैक्ट को, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको एब्जॉर्व कर सकती है। सो यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि हमारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द नेक्स्ट 3 डिकेड्स आपको मिलने वाला है उसमें हम कैसे उसको इनहेंस कर सकते हैं। सो इंडिया ने यहाँ पे कुछ टारगेट्स भी लिए हैं कार्बन एमिशन में, कि हमें जो कार्बन का एमिशन है उसे रिड्यूस करना है। इन द COP26 समिट इन 2021 इंडिया हैज कमिटेड टू रिड्यूसिंग टोटल कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स बिटवीन 2021 टू 2030। अब यहाँ पर जो हमारी 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है
COP समिट होती है इन 2021, इसमें इंडिया ने क्या कमिटमेंट किया था कि जो उनका कार्बन एमिशन है उसे वो कितना कम करेंगे, 1 बिलियन टन तक कम करेंगे बाय 2030। सो इसमें उसके साथ साथ इंडिया के कुछ ओन इनिशिएटिव्स हैं, लाइक ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू हम यहाँ पर क्या प्लेस करना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, एथेनॉल बेस्ड यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल्स का यूज़ किया जा रहा है, क्लाइमेट, हम यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारा जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है, हम क्लाइमेट को प्रमोट करते हुए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपकी जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें एक सस्टेन ग्रोथ चाहिए, है ना, डेफिशिट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो फिजिकल डेफिशिट है और GDP जो रेशियो यहाँ पर कई बार जो आता है उसमें हमारा जो डेफिशिट है, डेट है, वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये जो सारा बर्डन है उसे हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। ओके, सो लास्ट में ये कहा जा रहा है कि इम्प्रूविंग द स्किल एक्विजिशन ऑफ द यंग एंट्रेंस टू द लेबर मार्केट एंड अडॉप्टिंग अ टेक्नोलॉजी मिक्स which is employable friendly are issue on which of the country must focus to achieve a growth rate of 7% to 7.5%। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट रेट है, हमें इस पर फोकस करना चाहिए, साथ साथ जो हमारा ये ग्रोथ है, एम्प्लॉयबल हमारा जो यूथ है, इस पर हमें, वर्किंग एज पॉपुलेशन, इस पर सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, डोमेस्टिक डिमांड पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही सारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या करेंगी, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है जिसको हम 7% और 7.5% पर हम फोकस कर रहे हैं, इसको अचीव करने में हमारी हेल्प करेगी। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, ये आर्टिकल आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक तरीके से क्या है, आपकी जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि इन 2024 जब इलेक्शन हुए थे तो इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसको प्रायोरिटी दी गई थी कि हमें एयर पॉल्यूशन कम करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेट पॉलिसीज लेकर आएंगे, उसकी सीरियसनेस की बात करेंगे। तो ये यहाँ पर पूरा मैनिफेस्टो लिखा गया कि मैनिफेस्टो में क्या था, द प्रेजेंट जनरेशन हैज़ to make this world better, a better place to live, a better place not only for us but for our future generation as well. We have to nurture the environment, institutions, people, resources and amenities. We will take climate change mitigation initiative with all seriousness and work with global community and institutions in this regard. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आपका पॉल्यूशन यहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हमें जो हमारा वर्ल्ड है ना, उसे एक बेटर प्लेस बनाना होगा टू लिव, नॉट ओनली फॉर अस, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी एक बेटर प्लेस बनाना होगा। तो अभी ये कहा, उसके बाद 2019 के मैनिफेस्टो में भी सेम चीज़ें थी कि हमारा मिशन है, नेशनल क्लीन एयर प्लान है, जिसमें हम फोकस करेंगे कि 102 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द कंट्रीज़ हैं उस पर मेनली फोकस किया जाएगा, एक्शंस लिए जाएंगे। बट ऑल्दो अगर हम बात करते हैं, अभी जो IQAir की रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज हुई है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, इसमें ये कहा जा रहा कि इन द मोस्ट 50 पॉल्यूटेड सिटीज़ में 39 इंडियन सिटीज़ आर नेम्ड, है ना। तो मतलब 50 में से जो 39 इंडियन सिटीज़ हैं वो इंडियन सिटीज़ हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए हैं, बट स्टिल अभी भी कोई भी प्रोमिसेस यहाँ पे हमें फुलफिल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इवन उसके प्लेस पर हम ये देखते हैं गवर्नमेंट बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो कट किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका निकोबार डेवलपमेंट प्लांट है ना, जो कि क्या कर रहा है, आपका जो बायोडाइवर्सिटी है, जो अबेंडेंस ऑफ रिचनेस है उस रीजन की, उसको क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। उसके साथ हम यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट का है, 20,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज को कट किया गया है। तो यही सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो ये आर्टिकल देखिए आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको इतना यहाँ पर क्रिटिकल भी नहीं होना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज फॉलिंग बिहाइंड, so dissonance in RBI's inflation messaging betrayed risk in its policy posture। अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी, मॉनेटरी MPC की जो अभी डिसीजन यहाँ पर हुआ है, उन्हें जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, बेंचमार्क जो इंटरेस्ट रेट है, हमने डिस्कस किया था कि जो रेपो रेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, इट इज स्टिल 6.5%। जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब ये फोरकास्ट किया जा रहा है फिर टोटल
हमारी ग्रोथ के 50 बेसिक पॉइंट्स हैं, जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी कहा जा रहा है कि मे बी इन अभी कुछ महीनों में जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो फूड के प्राइसेस है वो वॉलेटाइल है इन्फ्लेशन में, तो इसके कारण जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आ सकता है। सो अनसर्टेनिटीज इन फूड प्राइस अलॉन्ग विथ अनफेवरेबल बेस इफेक्ट आर लाइकली टू लीड टू हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर आपका जो फूड प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है, और इसके कारण क्या हो सकता है, आपका जो इन्फ्लेशन है ना, नवंबर दिसंबर की यहाँ पे बात की जा रही है, उसमें हमें एक हेडलाइन बनता हुआ नजर आ सकता है कि आपका इन्फ्लेशन फिर से इंक्रीज हुआ है। सो रिकरिंग फूड प्राइस शॉक्स आर इम्पैडिंग ऑन द ऑनगोइंग डिफ्लेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारी डिफ्लेशन प्रोसेस चल रही है। सो बाय मंथ मीटिंग यहाँ पर हुई है, अभी भी यहाँ पर जो रेपो रेट है उसे अनचेंज रखा गया है। इट इज स्टिल 6.5%। कितना है आपका रेपो रेट? 6.5%। सो price gain accelerated yet again in November and December, and with a volatility in oil price and financial market amid heightened global uncertainties। तो यहाँ पर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इतनी ज़्यादा है, आपका जो फूड का प्राइस है उसमें हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है, ऑयल के प्राइसेस में यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, इतनी ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। सो ये एक तरीके से आपका इन्फ्लेशन का रीज़न बन सकता है। ड्यू टू दैट थिंग हम आपका जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, उन्होंने जो रेपो रेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। अब आप सभी को पता है अगर इन्फ्लेशन होता है तो कौन एक्शन में आता है? आपकी RBI एक्शन में आती है। RBI में क्या है? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या करती है? आपके यहाँ पे डिफरेंट रेट्स हैं, लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपका SLR, CRR, इसमें क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं। तो ये दोनों हमारे इंटरेस्ट रेट हैं। अगर इसमें चेंज होता है, फॉर एग्जांपल इट इज़ नाउ 6.5%, तो ये किस में आपका इम्पैक्ट डालता है कि आप जो लोन लेते हैं, हम जब यहाँ पर लोन लेते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी इंक्रीज होता है। अगर ये RBI का 6.5% है तो आपके जो SBI है, अदर बैंक्स हैं, वो क्या करेंगे? इससे आपका 5% इंक्रीज ही करेंगे, 7%, और 7.5% पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर लोन मिलता है। तो ये आ जाता है। SLR और CRR क्या है? ये कुछ यहाँ पर एक तरीके से अमाउंट है जो कि बैंक क्या करती है? अपने पास रखती है, और कुछ जो अमाउंट है, आप कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट किसके पास रखा जाता है? RBI के पास रखता है, कि इन फ्यूचर कभी यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है, लोन का यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सके, ये जो हमने यहाँ पर सेविंग्स की है उसे यहाँ पर यूटिलाइज कर सके। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ आपके लिए एक थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में। ये आपके फर्स्ट आर्टिकल में था कि इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो। तो व्हाट इज दिस? ICOR। सो ICOR बेसिकली रिफर्स टू एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड टू जनरेट एडिशनल आउटपुट। यहां पर ये क्या है कि हमें जो एडिशनल आउटपुट क्या करना? जनरेट करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, उसे हम बेसिकली रिफर करते हैं एज अ इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। आई होप आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पर 10 पेन खरीदने हैं, 10 पेन के लिए मुझे यहाँ पर 20 रुपए लगे, लेकिन मुझे और एक्स्ट्रा क्या चाहिए? 10 पेन और खरीदने हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पर 20 रुपीज लगेंगे। तो हमें यहाँ पर एडिशनल आउटपुट को जनरेट करने के लिए क्या होता है? आपका एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट refers as ICOR. So the incremental capital output ratio explains the relationship between the level of investment made in the economy and the consequent increase in the GDP. तो हमने देखिए अभी इसमें इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया था कि हमें क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस करना होगा, जिससे क्या होगा? जो हमारा GDP है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो मार्जिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर कंट्री और अदर एंटिटी टू जनरेट द नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड बाय ICOR। तो यहाँ पर जो भी आपका मार्जिनल हम देखते हैं अमाउंट होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कंट्री की, तो इससे हम क्या करते हैं? एक ICOR आपका मेजर किया जाता है, कितना यहाँ पर प्रोडक्शन हमें जनरेट करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पर इन द नेक्स्ट ईयर 10 यूनिट्स ऑफ पेन का जनरेशन करना है, तो इसके लिए मुझे कितना यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सो ICR को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो एनुअल इन्वेस्टमेंट, एनुअल इंक्रीज इन GDP। तो हमारा टोटल साल भर में कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया और उसके कारण GDP में कितना यहाँ पर इंक्रीज हुआ। सो इस तरीके से हम ICOR को क्या करते हैं? यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज
फ्री बीज पॉलिटिक्स विल टेक अ टोल ऑन इकोनॉमी धनकर। अब हमारे यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने जो ग्लोबल एंटिटीज, स्पेशली हम इंडिया की बात करते हैं कि ग्लोबल एंटिटीज इंडिया को इतना अनफेयरली क्यों ट्रीट करती है, क्योंकि हमारे इंडिया में आप देखेंगे मेनली फ्री बीज का जो कॉन्सेप्ट है, कैसी पॉलिटिक्स आपकी चलती है, फ्री बीज की पॉलिटिक्स चलती है। फ्री बीज मतलब कि आपकी जब फॉर एग्जाम्पल अभी इलेक्शन हो रहा है तो गवर्नमेंट यहाँ पे इतने ज़्यादा पॉलिसीज अनाउंस करती हैं कि आपको फ्री में ये दिया जाएगा, आपको इतनी सब्सिडीज दी जाएंगी, आपके लिए ये योजना आ रही है, XYZ योजना आ रही है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि नेम्स करप्शन एज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स, इंडियन गवर्नेंस इज फ्री फ्रॉम करप्शन नेपोटिज्म ही सेज। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारी जो एक तरीके से फ्री बीज की पॉलिटिक्स है यहाँ पर, उसके साथ अगर हम बात करते हैं कि जो करप्शन है ह्यूमन राइट के लिए जो सबसे बड़ा अभी मेनली ऑन द ओकेजन ऑफ ये 75th ह्यूमन राइट डे था, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में यहाँ पे मार्क किया गया है। तो इसका एक आपका कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन था, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, एक समिट एक तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी, एक इवेंट आपका था। तो उस इवेंट में मेनली ये कहा गया कि किस पर फोकस किया गया कि अटैक ऑन सम ग्लोबल एंटिटीज फॉर ट्रीटिंग इंडियाज अनफेयरली। बहुत सारी यहाँ पे ग्लोबल एंटिटीज हैं जो इंडिया को अनफेयरली क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं इन द नेम ऑफ करप्शन। कि जो करप्शन है, इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है, इससे ये क्या करता है, इंडिया को जो गवर्नेंस है उसको इम्पैक्ट करता है। तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, करप्शन है, हम ऐसा कह नहीं सकते कि करप्शन नहीं है, बट स्टिल अभी भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है, अभी करप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। हाँ, यहाँ पे कुछ फ्रीबीज का आपकी जो पॉलिटिक्स है वो चल रही है, बट स्टिल हम यहाँ पर एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोवाइड किया है कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव रेवोल्यूशन। तो ये जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स है वो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वो एक तरीके से हम क्या करें, जो हमारे पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको एक ट्रांसफॉर्मेटिव रेवोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर हम उन्हें फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो भूखे सोएंगे, है ना। तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव रिवोल्यूशन है, ना कि कोई हमारी एक तरीके से पॉलिसी है कि हम इस तरीके से क्या करना चाहते हैं, विन करना चाहते हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो न्यूज और आर्टिकल्स तो यहीं पर आपके खत्म होते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, द ब्लैक कॉटन सॉइल इन इंडिया हैज बिन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ फिशर वॉल्केनिक रॉक्स। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, एसिड रेन में कौन कौन सी गैसेस का मेन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेनली नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे जो वाटर होता है, रेन वाटर उससे मिक्स होता है और यहाँ पर क्या करता है, आपका एसिड रेन की तरह काम करता है। सो एक वो क्या बन जाता है, जब वाटर से मिक्स होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से मिक्स होता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब मिक्स होता है तो वो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बनता है। और यही जो एसिड होता है एज अ फॉर्म ऑफ रेन यहाँ पर आपके लैंड में आता है, जिससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो आपकी पॉल्यूट होती है, जो क्रॉप्स की ग्रोथ होती है वो रिड्यूस होने लगती है, फिशेज जो होती हैं रिवर्स में और स्ट्रीम्स, कैनाल्स में, पॉन्ड्स में, वो क्या होने लगती है, यहाँ पर प्रॉब्लम आने लगती है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट अगर आपको कोई भी डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।